हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अध्याय नंबर 9 का, ठीक है ना, जो कि इसका चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। क्या है नाम? व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ये सीटेट का सेकंड पेपर में जो काम आता है, जो कि एसएसटी का पेपर है, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड वहाँ पर क्वेश्चन आता है। तो हम लोग पूरा बुक को जो सीरीज़ स्टार्ट किए हैं उस सीरीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते थे। यहाँ पर क्या है? बाजार में घूमती जगनी। क्या है ये? बाजार में घूमती जगनी। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। क्या की बैठी थी? मेले की आस लगाए बैठी थी। और स्टील के ये क्या है? चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ सोख रंगे के ये क्या है? फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े और चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उससे बहुत अच्छे लगते थे। किसको? तो ये एक लड़की है, इस लड़की को, ठीक है ना। इन चीज़ों को बनने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे। कहाँ से आते थे? तो बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। मतलब वो बेचने के लिए आते थे और फिर अपना रात होने के बाद वो अपना सामान समेट करके चले जाते थे। हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। हैरानी होती थी कि ये लोग इस तरह हमेशा क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। क्या थे? वे लोग व्यापारी थे जो एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान ले जाते थे और बेचते थे। चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे। मतलब जहाँ पर बनाए जाते तो वहाँ से चीज़ों को खरीदते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। कहाँ पर? मेलों में बेचते थे, ठीक है ना। इस बच्ची की माँ ने उसे समझाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले और प्लॉसी वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा होगा। मतलब जो हम लोग अध्याय 8 में थे उस वक्त हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। ये सुबुत बर्तन खास तौर से इतनी कोटेरिया तथा थालिया जैसी उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। कहाँ मिले हैं? अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे। क्या हुआ? सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचा। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी उन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। क्या करते थे? अलग अलग जगहों पर बेचते थे। जहाँ पर बनते थे वहाँ से ले जा करके और व्यापारी क्या करते थे दोस्तों? तो अलग अलग जगहों पर बेचते थे, ठीक है ना। फिर दक्षिण भारत सोना, मसाले और ख़ास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। क्या क्या दक्षिण भारत में क्या क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सोना हो गया, मसाले हो गया और ख़ास तौर पर क्या हो गया? तो काली मिर्च और पत्थरों की प्रसिद्ध है। और ये काली मिर्च की रोमन साम्राज्य की इतनी मांग थी कि उसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। मतलब काली मिर्च की इतनी मांग थी रोमन साम्राज्य, तो उसने क्या किया? उसने नाम ही इसको बदल करके काले सोने रख दिया, ठीक है ना। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोमन पहुंचाते थे। क्या करते थे? कि इसको समुद्री जहाज से और सड़कों के रास्ते से उसे पहुंचाते थे, ठीक है ना। और दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। मतलब अनेक ऐसे रोमन सोने का सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों में रोमन क्या करते थे? साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। मतलब रोमन के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है व्यापार से जुड़ी एक कविता। अब इस कविता को पढ़िए और समझिए कि इस कविता में क्या है। समुद्री जहाज पर लाए गए तेज तर्राज घोड़े। क्या है? समुद्री जहाज पर लाए गए तेज तर्राज घोड़े और गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, फिर हिमालय से मिले रत्न और सोना और दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे और गंगा और कावेरी की फसलें और श्रीलंका से आए खदान, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात।
इस कविता से समझ में क्या आता है कि कौन चीज़ कहाँ से कहाँ आया है। अब यहाँ पर देखिए, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। मतलब व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर, और कुछ थे जो बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? वो लोग पहुंचना चाहते थे किस पर? तो पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। क्या किया जाता था? मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। क्या है? पहाड़ और पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। कावेरी के मैदान क्या है? सबसे उपजाऊ है। जितना भी मैदान नदियों है उसमें कावेरी का जो मैदान है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। और मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गए। क्या हो गए? धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गए। संगम कविताओं में मुएंडर की चर्चा मिलती है। किसकी चर्चा मिलती है? तो संगम कविताओं में मुएंडर की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल भाषा है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। क्या है? जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के है। क्या है? तीन शासक परिवारों के है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। ठीक है ना। तो मुखियाओं के लिए क्या गया है? ये थे। तो कौन कौन तीन थे? तो ये है, एक चोल हो गया, चेर हो गया और ये पांड्य हो गया। ठीक है ना। ये तीन हो गया जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। कहाँ पर माने जाते थे? तो दक्षिण भारत में इसको बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। और इन्हीं तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र था। क्या था? तो दो सत्ता केंद्र था। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण था। चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्य की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। क्या करते थे? उपहार की मांग करते थे। और कभी कभी सैनिक अभियानों पर क्या करते थे? भी निकाल पड़ते थे। मतलब सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। मतलब जैसे आसपास के जो देश पड़ोस है उससे शुल्क वसूल करके वो लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते और रिश्तेदारों और सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। मतलब कुछ धन अपने पास रख लेते थे और कुछ धन को बांट देते थे। रिश्तेदारों के पास, सिपाहियों के पास, कवियों के पास बांट देते थे। ठीक है ना। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने और घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। क्या करते थे? उन्हें दिया करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है, इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातवाहनकर्मी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख से पता चलता है। क्या होता है? उनकी अम्मा था गौतमी
बालश्री द्वारा उसे दान किया हुआ अभिलेख से पता चलता है कि वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? तो दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। और दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? तो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। क्या होता था दोस्तों? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित था। श्री सातवाहन ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। क्या की? अपनी सेनाएं भेजी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? रेशम मार्ग की कहानी। तो चलिए ये भी देखते हैं कि रेशम मार्ग की कहानी क्या है। ठीक है। तो रेशम मार्ग की कहानी कीमती चमकीले रंग और चिकने मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। क्या करते थे? मुलायम और बनावट की वजह से ये रेशमी कपड़ा क्या होता था? अधिकांश समाजों में बहुमूल्य माने जाते थे, जो बहुत अच्छे माने जाते थे। ठीक है ना। और रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक क्या है दोस्तों? तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में किया गया था। करीब कितना साल पहले? तो 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक क्या किया? बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। मतलब वो ऊँटों और घोड़ों से दूर दूर यात्रा करते थे और उसी में लाद करके वो कपड़े को ले जाते थे। ठीक है ना दोस्तों। फिर है जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। क्या करते थे? ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर वो रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिमी की ओर फैल गई। मतलब पश्चिमी की ओर इसका जानकारी और भी फैल गई। फिर करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशम कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। क्या हो गया? एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी रेशम कपड़े की। ठीक है ना। क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। पहाड़ी से होकर के जाना पड़ता था, रेगिस्तान इलाकों से होकर के गुजर करके उसे जाना पड़ता था, इसीलिए इसका कीमत भी बढ़ गया था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मतलब आसपास जो रहते थे तो व्यापारियों से वो क्या करते थे? शुल्क भी मांगते थे। इसी कारण उनका कीमत भी बढ़ गया। ठीक है ना। इस सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी उन्हें कर वसूल तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। और सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। क्या थे? सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमी उत्तर भारत पर इसका शासन था। कहाँ कहाँ था? तो मध्य एशिया और पश्चिमी उत्तर पर इसका शासन था। और पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र था। कहाँ कहाँ? तो पेशावर और मथुरा इसका शक्तिशाली केंद्र था। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। क्या था? तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। और इनके
शासनकाल में ही सिल्क रूट का एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। क्या होता था? रोमन साम्राज्य तक पहुँच जाता था। अरब महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। कौन थे? सोने के जो सिक्के जारी करने वाले शासकों में कौन थे? तो कुषाण थे। और सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। मतलब जो सिल्क रूट से वो लोग यात्रा करते थे, वो लोग क्या करते थे? इस व्यापारियों लोग उनका उपयोग करते थे। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए नेक्स्ट देते हैं, बौद्ध धर्म का प्रसार। अब देखते हैं बौद्ध धर्म का क्या क्या प्रसार हुआ। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। मतलब कुषाण जो वंश था उसका सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। कितना साल पहले? तो 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। क्या किया दोस्तों? उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। मतलब जहाँ पर इकट्ठा होकर के उस पर विचार विमर्श करते थे। और बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। और अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। मतलब संस्कृत में लिखना अब शुरू कर दिया था दोस्तों। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। क्या हुआ? तो महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों के बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। और मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। क्या किया जाता था? पीपल की पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। मतलब पहले वो सिर्फ उसका संकेत करता था, लेकिन अब बुद्ध का प्रतिमाएं भी बनाए जाने लगे। ठीक है ना? बनाए जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। मतलब पहले मथुरा और तक्षशिला ऐसे क्षेत्रों में बनाए जाने लगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पीपल का जो पेड़ दिखाई दे रहा है, बुद्ध का ये स्तूप दिखाई दे रहा है। और फिर दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में अवस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई। क्या होगी? धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया और चीन और फिर कोरिया, जापान में फैल गई। कहाँ कहाँ फैल गई? तो मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान में फैल गई। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना? अच्छे से बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। कहाँ हुआ? तो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। क्या की गई? तो दर्जनों गुफाएं उसमें खोदी गई जो बौद्ध भिक्षुओं थे उनको रहने के लिए। ठीक है ना? नेक्स्ट है दोस्तों कि इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कुछ कृषकों द्वारा इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रे के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। क्या होती थी? इन्हीं दर्रों से होकर के गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों का विश्राम के लिए रुकते थे। मतलब वहाँ पर आराम के लिए क्या करते थे? वहाँ पर रुकते थे।
नेक्स्ट है दोस्तों कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला दिया था। ठीक है ना। कहाँ कहाँ? तो श्रीलंका, ये हो गया दक्षिण पूर्व, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में फैला दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं आरंभिक प्रचलित था। अब यहाँ पर देखिए तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा क्या है दोस्तों? तो ये तीर्थ यात्रियों का जिज्ञासा व्यापारिक काफिलों में तथा जहाज पर दूर दूर जाया करते थे। कहाँ? तो जहाज पर वो दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। क्या करते थे? बहुत से ऐसे तीर्थ यात्री थे जो उनके पास साथ निकल पड़ते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि तीर्थ यात्री वे स्त्री और पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं, जो पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। ठीक है। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वह करीब 1600 साल पहले आया। सेवन सत्यम 1400 साल पहले भारत आया और उनके करीब 50 साल बाद इत्सिक आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा, मतलब जिसको जिसको देखते गया उसको अपने डायरी पर लिखते चला गया। उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। क्या किए थे? ले गए थे। नेक्स्ट है फाहियान चीन वापस कैसे लौटा। मतलब भारत आया था फिर वो चीन वापस लौटा, तो पर कैसे लौटा? तो फाहियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। कहाँ से शुरू की? तो बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा, मतलब व्यापारी जो सामान ले जा रहे थे वहाँ पर एक जहाज़ पर वो चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे। मुश्किल से कितना दिन चल पाए थे? तो 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। एक समुद्री तूफान में फंस गए और व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। मतलब जो वहाँ पर माल थे तो उसे भारी हो गया था तो उसे क्या किया? उसे फेंक दिया और फेंक करके उनके जहाज़ों को हल्का करने लगा। फाहियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपि और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका। कौन कौन को नहीं फेंका? तो पांडुलिपि और बुद्ध की मूर्तियाँ को नहीं फेंका, जिन्होंने उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। जिन्होंने ये भारत यात्रा की, जिस वक्त उसने भारत यात्रा कर रहे थे उसमें वो पांडुलिपि और मूर्तियाँ जो पाए थे उसे वो नहीं फेंके। 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं। जहाँ पहुँचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगा। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वह चीन पहुँचा। मतलब 5 महीने तक वो समुद्र में ही रहा। उसके बाद वो दूसरे जहाज़ में चढ़कर को चीन पहुँचा। नेक्स्ट है कि 7
त्सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। कहाँ लौटा? तो मध्य पश्चिम एशिया से होकर को चीन वापस लौटा। और उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की थी। उसने वह लगभग 20 घोड़े पर लाद कर वे गया, मतलब 20 घोड़े पर वो लाद करके ले गया। पर उसमें से 50 पांडुलिपि उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। मतलब 50 पांडुलिपि थी जो खो गई, सिंधु नदी पार करते हुए जो नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपि का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दी। मतलब अपने जो हिस्सा बची उसे संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में वो लगा दी। अब यहाँ पर देखिए, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है। सेवन त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। किस प्रकार लिखा? तो यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे है। क्या लिखा? कि बुद्धि में सबसे आगे है। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरा ईमानदारी से पालन करते हैं और मठ के नियम काफ़ी सख्त है जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं और विभिन्न शहरों के विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। मतलब जो शंकाएं हैं उसे दूर करने के लिए आते हैं। आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। मतलब द्वारपाल को जो सही उत्तर दे पाते हैं वही अंदर जा सकते हैं। और 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। मतलब पहले देवी देवताओं का शुरुआत हुआ, उसका बाद फिर यही बाद में क्या हो गया? हिंदू धर्म का प्रचलित हो गया। शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवताओं शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति सिद्धार्थ को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वे धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष, मतलब सबके लिए वो खुला था। ठीक है ना। और भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। और भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण ने अपने भक्त और मित्र अर्जुन को भी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लाभ और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देती थी। शक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने
आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन होंगे। मतलब सच्चे मन से पूजा की जाए तो उसी रूप में वो दर्शन हो जाएंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इन विचारों को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। मतलब इसका जो बढ़ते गए तो फिर उससे मूर्तियां भी तैयार करने लगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट है दोस्तों ये भक्ति। भक्ति भज शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? तो भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना, हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्ति के बीच परंपरा एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भागवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भारत या भगवत अपने देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है। अन्यथा दोस्तों, अब ये क्या है अन्यथा? करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक दूसरे को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी है। यहाँ इसका एक अंश दिया गया। धन है वे लोग जो धर्म और अन्य के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन है वे जो दिल से पवित्र है, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर के संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया और अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह के मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। कहाँ का? तो केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसा कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से थे। ठीक है ना, ईसाई में से है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।